Let the position of car A at time t is equal to 0 is origin. Starts moving with, and this should be B starts moving with. This diagram में दिया है. And B starts moving at a constant acceleration of 1 meter per second square. Consider length of two cars to be negligible and treat them as point objects. Plot position time graph for the two cars in the same graph. The two graphs intersect at 2 points. Draw conclusion. Determine the maximum lead that car A can have. Question देखो पहले समझ आ रहा है. हमें दिया t is equals to 0 पे. कार A x is equal to 0 पे है. ये कार 40 मीटर्स आगे है. दोनों मूव करना शुरू करते हैं. ये इनिशियली वेस्ट से शुरू करती है, बट इसकी एक्सेलरेशन है. ये कार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब इसकी एक्सेलरेशन 0 है. सो हमने बताना है इनका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा. इन सेकेंडली उन दोनों ग्राफ्स को जब हम बनाएंगे, दोनों का एक्सटी ग्राफ वो दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा. उसका मतलब क्या है. एंड सेकेंड, मैक्सिमम लीड दैट कार ए कैन हैव. पहले क्वेश्चन देखो, समझ में आया क्या पूछा. आपको क्या लगता है ग्राफ दो बार इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होगा. व्हाई इट विल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स. सर पहले जैसे ए बी को ओवरटेक कर लेगी, फिर बी दोबारा इसको overtake पहले करेगी। ए बी को ओवरटेक कर लेगा, पर ए की स्पीड कांस्टेंट है और बी की स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है. थोड़ी देर बाद फिर बी ए को ओवरटेक करेगा. तो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा जब ए और बी साथ साथ होंगे. एक बार जब ए बी को ओवरटेक कर रहा है, फिर दोबारा जब बी ए को ओवरटेक कर रहा है. तो वो तो रीजन हो गया ग्राफ बनाना उनका. और फिर बताना है ए मैक्सिमम कितना आगे निकल सकता है बी से. मैक्सिमम लीड ए कैन हैव. तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं इनके पहले, हमें क्या एक्सटी ग्राफ एक ही के ऊपर बनाना है. दोनों का दो अलग अलग ग्राफ नहीं बनाने. इस एक्सिस पे टाइम, ए का ग्राफ सिंपल है. हमें दिया ए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ए स्टार्ट्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन 0 है. तो कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा और ये x is equals to 0 से शुरू होगा बिकॉज इट स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम x is equal to 0. ये तो बन गया a का ग्राफ. b starts from x is equal to 40. b starts from somewhere over here. And it's a case of constant acceleration. Acceleration का ग्राफ कैसा बनता है. Acceleration का ग्राफ Curved. with increasing curve. curve with increasing slope because velocity बढ़ रही है. Sorry. तो ये दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है. सो बी का ग्राफ एक्सेलरेशन का, ए का ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी का. पहले देखो इतना समझ में आ रहा है. Yes, sir. हम Yes. P1 को कौन सा पॉइंट लिखेंगे. P1 इज द पॉइंट वेयर A overtakes B या B overtakes A. B overtakes it. A overtakes B because white line ऊपर चलेगी, येलो ऊपर जाएगी तो B overtakes A. So we can say point P1 where A overtakes B.
with B overtakes A. अगर मैं आपसे टाइम पूछूं T1 T2 की वैल्यू क्या होगी? A B को ओवरटेक कब करेगा और B A को ओवरटेक कब करेगा? इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? 0. सर 0. क्या यार, 0 कहां से हो गई? 9 मीटर पर सेकेंड. A की वेलोसिटी है 9, B की 0, तो रिलेटिव वेलोसिटी इज 9 माइनस 0. रिलेटिव एक्सेलरेशन कितनी है? 1. 1. वन या माइनस वन? Minus 1. बिकॉज इधर भी आप ए माइनस ए बी करना है. रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी है when they are together? 40. When one overtakes the other. 0. A ने B को ओवरटेक किया या B ने A को ओवरटेक किया, दोनों केसेस में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज SA माइनस SB. दिस विल बी, अगर A ने B को ओवरटेक करना है तो A को B से कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल करना है? सर 40. मतलब अगर मान लेते हैं यहां पे आके ओवरटेक किया, तो अगर B ने डिस्टेंस ट्रैवल किया x, तो A ने ट्रैवल किया 40 प्लस x, तो रिलेटिव कितना हो गया? 40. 40. Using यहां से t की वैल्यू आ जाएगी. t comes out to be क्वाड्रेटिक सॉल्व करो तो t के लिए तो 2 टाइम आ गए. 8 सेकेंड पे A B को ओवरटेक करेगा, 10 सेकेंड्स पे B A को ओवरटेक करेगा. सो 8 and 10. अगर मैं आपसे पूछूं t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे x कितना होगा? t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे a किस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है? 9 meter per second. एक्सेलरेशन इसकी a की, तो 9 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा? Sir, 8 seconds या 9 seconds? 8 सेकेंड में, सॉरी 72. 72. और 10 सेकेंड्स में 90. 90. तो मतलब ये 72 मीटर पे एक बार ही ओवरटेक होगा x इज इक्वल टू 72 पे, और एक बार ही x इज इक्वल टू 90. इतना देखो, समझ में आया अभी तक जो किया? यस. अब हमने बताना है A और B के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है व्हेन A इज अहेड ऑफ B. A एक बार ही तो आगे निकल गया, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इन दोनों की? 18 मीटर. कितनी? 18 मीटर. 18 मीटर कैसे? 18 मीटर कैसे? और 72 और 90 पे तो वो साथ साथ हैं. 18 मीटर कैसे निकाल रहे हो? मैं कह रहा हूँ A B से आगे निकल गया एक बार, फिर B ने अपनी स्पीड बढ़ाई, फिर B A से आगे निकला, तो A और B में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है व्हेन A इज अहेड ऑफ B?
P2 minus P1. 72. 72 कैसे? x is equal to 72 पे तो वो एक साथ है। 18 sir. 18. 18 कैसे? आपको क्वेश्चन समझ Sir, में आया? ए बी से मैक्सिमम कितना आगे हो सकता है? ए बी से मैक्सिमम कितना आगे हो सकता है? मैं मान लेता हूं से यहां पे कहीं पे ए और बी में मैक्सिमम डिस्टेंस है और वो ये है, तो ये 18 होगा ये डिस्टेंस। 18 तो ये पूरा है। ए और बी में मैक्सिमम डिस्टेंस ये है, मेरे को ये निकालना है, ये कितना है? अगर मैं लिखूं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड बी, तो आई कैन राइट दिस एज, यही रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है ए और बी के बीच में। जब इसकी वैल्यू 40 है तो वो दोनों साथ साथ है, बट ए और बी की जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है दैट इज गिवन बाय 90 माइनस टी स्क्वायर बाय 2। मैंने कहा ये एस मैक्सिमम कब है? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब है? कोई चीज अगर मैक्सिमम होती है तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है या वेरिएबल होती है? Constant. और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन? 0. 0. तो अगर एस मैक्सिमम है तो ये 0 होना चाहिए। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? मतलब t इज इक्वल टू 9 सेकेंड पे इनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम है। ये जो है दिस इज ए t इज इक्वल टू 9 सेकेंड। 8 पे भी इकट्ठे है, 10 पे भी इकट्ठे, 9 सेकेंड्स में उनके बीच में गैप मैक्सिमम है। तो कितना है ये? t इज इक्वल टू 9 सेकेंड्स पे a और b में डिफरेंस कितना है, गैप कितना है? इसकी अगर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या निकालूं? गैप की मैक्सिमम वैल्यू या लीड की मैक्सिमम वैल्यू। एस ना लिखो बिकॉज एस हमने पहले डिफरेंट यूज किया रिलेटिव को लिए। ये लीड मैक्सिमम कब होगी और कितनी होगी वैल्यू इसकी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? t is equal to 9 सेकेंड्स पे इन दोनों के बीच में गैप। इसके आगे तो कर दो अब। अच्छा ये बताओ t is equal to 9 सेकेंड्स में a कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 81. 81. 81। b कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? b distance traveled by b in 9 seconds. आप ऐसे देखो। अच्छा ऐसे नहीं समझ आ रहा तो मेरे को ये बताओ
इसकी वैल्यू क्या होगी 9 सेकेंड्स पे? सर 80.5। 80.5 कैसे? सर उसकी 80.5 कैसे? सर उसकी पोजीशन जो 9 सेकंड्स पे है, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी 0 मान के एक्सेलरेशन, तो सर वो 40.5 आ रही है। सर वो 40.5 स्टार्टिंग पे सर बिकॉज वो पहले एक्स इक्वल टू 40 पे है और 9 सेकेंड्स में डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? सर 9 सेकंड में 40. सर 80.5 इसलिए क्योंकि वो 40 पे था और उसने 40.5 ऑलरेडी 40 पे है, किया, वो 80.5 हो गया। तो लीड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 0.5। अब ये पहले सारे लोग देखो ये वैल्यू कहां से है। ये वैल्यू 80.5 वो ऑलरेडी एक्स इज इक्वल्स टू 40 से शुरू करता है, तो 9 सेकेंड्स में डिस्टेंस ट्रैवल टी स्क्वायर बाय 2 40.5 तो एक यहां से चल के 81 मीटर पे पहुंच गया, एक 80.5 पे पहुंच गया, तो इनका जो डिफरेंस है दैट इज द गैप बिटवीन देम। सिंपल हाफ यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा रहा हूं मैं फॉर्मूला। इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लो एक बार, इसमें कुछ समझने वाला है। तो ग्राफ सबको समझ आ रहा है? ग्राफ क्लियर है सबको? तो हाँ जी। सर ग्राफ रिपीट कर दो, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। ए का ग्राफ कैसा बनेगा? ए इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ए का ग्राफ स्ट्रेट लाइन और वो Yes, sir. रीजन से शुरू होगा। बी बिकॉज एक्स इज इक्वल्स टू 40 से शुरू होता है, तो बी का जो ग्राफ होगा दैट विल बी पैराबोला, बिकॉज एक्सेलरेटेड मोशन का एक्सटी ग्राफ ऐसे ही बनता है। तो ये दोनों ग्राफ्स दो जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे। P1 वो पॉइंट है जहां ए बी से आगे निकल गया, P2 इज द पॉइंट वेयर बी मूव्स अहेड ऑफ ए। तो हमने दोनों पॉइंट्स निकाले हैं यूजिंग रिलेटिव कंसेप्ट्स। Okay. Excuse me, sir. क्लियर है सबको? 40.5 सबको क्लियर है कि किसी को डाउट है? सर अगर हम इस इक्वेशन में 9 की वैल्यू टाइम की वैल्यू भर देंगे तो भी 40.5 है। कैसे? सर आपने जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी है उसमें। हाँ उससे भी वही आएगा, उससे भी वही आएगा। सर वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 90 माइनस टी वो स्क्वायर फिर बाय 40 माइनस क्या? सर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 90 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 कैसे है बताना एक बार। ये तो पिछले पेज से किया है, ये ड्राइव तो की थी यहाँ पे, यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर। ओके सर ओके। सर स्लाइड थोड़ी अप करना। क्या चीज? सर स्लाइड थोड़ी ऊपर कर दो, नीचे का देखो। इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, यहीं तक ही है बस। सर उस मेथड से तो आ गया, पर आपने 80.5 कैसे निकाला है? 80.5 निकाला मैंने, ये देखो जो बी है वो ऑलरेडी यहाँ पे है 40 पे, और 40.5 मीटर का डिस्टेंस और ट्रेवल किया यहाँ से हाफ एडी स्क्वायर से, तो 40 प्लस 40.5, बिकॉज बी ने डिस्टेंस तो 40.5 ही किया है ना, 40 तो उसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है। ओके सर। On a foggy day, two drivers spot each other.
when they are 80 meter apart. They are traveling at 72 km per hour and 60 km per hour respectively. Both applies brake retarding at a rate of 5 meter per second square. Determine whether they avoid collision or not. Very basic question. इसको खुद ही करो, मैं नहीं करूँगा solve. Just try it. तुम्हारे को ऐसे दिया है. ब्रेक्स लगाई और दोनों की एक्सेलरेशन जो है सेम दी है. हमने बताना है कोलिजन होगी या नहीं होगी. अब नॉर्मल, दिस इज अ 9th क्लास न्यूमेरिकल, इट्स नॉट 11th क्लास कंसेप्ट. अगर एक कार 72 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही है और उसकी रिटार्डेशन दी है 5, तो हम निकाल सकते हैं वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके रुक जाएगी मतलब फाइनल वेलोसिटी 0. 0. सिमिलरली हम सेकंड कार के लिए भी निकाल सकते हैं. ये मान लो S1 डिस्टेंस ट्रैवल करके रुकी, इसका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो S1 है, इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस S2 है. अगर S1 प्लस S2 मिला के 80 से कम हुए तो कोलिजन नहीं होगी, और अगर S1 प्लस S2 मिला के 80 से ज्यादा हुए तो कोलिजन हो जाएगी. तो आपको S1 S2 निकालना है स्टॉपिंग डिस्टेंस. जैसे इस केस में मैं लूं तो UA 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में 20 मीटर 5 by 18 से मल्टीप्लाई कर दिया. फाइनल वेलोसिटी 0. S1 निकाल लो स्टॉपिंग डिस्टेंस. सिमिलरली इधर S1 S2 निकाल लो और ऐड करो, वो 80 से ज्यादा आते हैं 80 से कम आते हैं. इसको मैं रिलेटिव से कर सकता हूं, मैं इसको रिलेटिव से कर सकता हूं कि नहीं कर सकता. Yes. सोच के बताओ ध्यान से, इसको मैं रिलेटिव से कर सकता हूं कि नहीं कर सकता. इस क्वेश्चन में आप करोगे ना तो आंसर ऑलमोस्ट सेम आएगा, सेम नहीं आएगा, ऑलमोस्ट सेम आएगा. तो आपको लग सकता है कि मेरा भी मेथड ठीक है अगर मैंने इसे रिलेटिव से किया. आप रिलेटिव से नहीं करोगे बिकॉज बोथ द कार स्टॉप्स एट डिफरेंट टाइम. एक कार रुक जाएगी, दूसरी अभी चल रही होगी, तो इसको रिलेटिव से मत करना, इसको ऐसे ही करो. S1 S2 अलग अलग निकालो. सर ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन रिलेटिव से करना और कौन सा नहीं करना. मतलब इस केस में आपको क्वेश्चन में बिकॉज इनिशियल स्पीड अलग अलग दी है और एक्सेलरेशन सेम दी है, तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि इनका रुकने का टाइम अलग अलग है, एक साथ नहीं रुक रही. ओके सर. देखो S1 प्लस S2 80 से कम आता है, 80 से ज्यादा आता है. बिकॉज ए का स्टॉपिंग डिस्टेंस तो आ रहा है 40. देखो अगर अभी MCQs में आए तो बहुत इजीली क्लियर हो गया. S1 जो आ रहा है वो 40 मीटर आ रहा है. सर कम आ रहा है 80 से. मैंने जो पूछा S1 40 आ रहा है ना, यस यस सर. S2 40 से ज्यादा होगा या 40 से कम होगा. सर कम सर होगा. कम होगा, स्पीड तो स्लो दोनों का सम 80 से कम ही आना है. MCQs में आता तो मैं सिर्फ S1 निकाल के ही कर देता कि S1 40 है, S2 40 से कम है तो टोटल 80 से कम ही आएगा. ऐसे ऐड करोगे तो 67 पॉइंट सम आंसर आ रहा होगा S1 प्लस S2. तो यस 67.7 सर.
सर इसके अंदर a माइनस क्यों लिया, ये तो लेफ्ट टू राइट जा रही है। डायरेक्शन ऑपोजिट है ना वेलोसिटी के। ओके दोनों केसेस में एक्सेलरेशन की वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन है। ये 27 पॉइंट कुछ आंसर ज्यादा होगा, 3 या 4 मीटर 27.7 जो भी, मतलब ये आ रहा होगा 40। says S1 plus S2 collision will not take place, दोनों रुक जाएंगे इससे पहले। क्लियर है सबको ये? हाँ जी। सर आपने जो सी वेलोसिटी ऑफ बी है वो नेगेटिव क्यों नहीं ली, अगर आप राइट साइड को पॉजिटिव लेके चल रहे हो तो? मैं दो अलग अलग केस सॉल्व कर रहा हूँ, आप ले सकते थे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको नेगेटिव ले लो, इसको पॉजिटिव ले लो, यस सर। आंसर फिर भी सेम ही आएगा। Velocity of particle moving in positive direction of x-axis varies as v is equal to alpha under root x, where alpha is positive constant. Assuming that at t is equal to 0, particle is at a region x is equal to 0. Time dependence of velocity, mean velocity averaged over the time that the particle takes to cover first s meter. Second part को बाद में देखते हैं। हमें रिलेशन कौन सा दिया है? If they say that vx, हमें जो गिवन है मतलब दिस इज vx रिलेशन और पूछा है vt। वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन पूछा है, वेलोसिटी और डिस्टेंस में दिया है। अल्फा अंडर रूट एक्स, हाउ द वेलोसिटी वेरीज विद डिस्टेंस वो गिवन है, तो वेलोसिटी टाइम कैसे निकलेगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यस सर। Yes, sir. I can write this as चलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। यस Yes, sir. यस सर। इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। t is equal to 0 है तो x भी 0 है, जब टाइम t है तो ये वैल्यू x है। dx over root x, इसकी इंटीग्रेशन अंडर 1 over root x means x raised to power minus half, तो इंटीग्रेशन यही होगी इसकी। यस सर। यस सर। अल्फा कांस्टेंट है, dt की इंटीग्रेशन टी। ई हमें vx रिलेशन दिया था, मैंने वहां से xt में निकाल लिया। इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आ जाएगा? वीटी। ईटी रिलेशन। एक्सक्यूज मी इसकी सर, डिफरेंशिएशन क्या होगी? अल्फा स्क्वायर बाय 4 तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सो अल्फा स्क्वायर टी बाय 2। दिस इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यही पूछा था मैं क्वेश्चन में। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी।
सर हम अल्फा को भी नीचे क्यों नहीं लेके आए? नीचे ले आओ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही है यार, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। नीचे ले आओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर थोड़ा क्वेश्चन शो सो हमें वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन दिया था, हमने वेलोसिटी टाइम निकाल लिया वहां से। तो बेसिकली मैंने आपको कहा था 6 तरह के रिलेशन होते हैं, एक्सटी, वीटी, एटी, वी और एक्स। तो इस केस में मेरे को जो रिलेशन दिया था वो ये गिवन था, और इससे मैंने 2 रिलेशन निकाल लिए। मैं एक बार ही और डिफरेंशिएट करता तो ये भी निकल आता। यस सर। इसको मैं अगर डिफरेंशिएट कर दूंगा तो एक्सेलरेशन टाइम में भी आ जाएगा। अच्छा, इसका अगर मैं आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए कहूं तो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन या कर्व? स्ट्रेट लाइन। कर्व। This velocity is changing इसको with time. इसको डिफरेंशिएट करना क्या आती है एक्सेलरेशन? जस्ट डिफरेंशिएट दिस dv by dt क्या आएगा? 2 अल्फा। सर अल्फा के कैसे करो यार, अल्फा स्क्वायर बाय 2 कांस्टेंट है, वेरिएबल है? सर कांस्टेंट है। Constant. अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, बिकॉज़ इट्स अ केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। Excuse me, sir. हाँ जी, सर स्ट्रेट लाइन कैसे बना रिपीट जैसी कर दो वो आवाज इक्वेशन कट बन रही रही है उस पे तो वेलोसिटी मतलब टाइम पे डिपेंडेंट हो रही है ना। तो टाइम पे डिपेंडेंट ही होती है स्ट्रेट लाइन में। टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही तो बनेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी का थोड़ी होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। आपकी आवाज कट रही थी, एक बार रिपीट कर दो कि कैसे वो स्ट्रेट आपको लाइन। दिया है कि v इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर t बाय 2, तो अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूंगा दैट इज dv बाय dt। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो vt ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रीजन। स्टार्टिंग फ्रॉम अ रीजन बिकॉज़ जब t 0 है तो v कितना है? t 0 है तो वेलोसिटी 0 है, 0 इसलिए वो रीजन से शुरू कर रहा हूं मैं ग्राफ को। अगर इसी में मैं आपको 80 ग्राफ बनाने के लिए कहता तो आप ऐसे बना देते। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इट्स नॉट वेरिंग विद टाइम। एक्सक्यूज मी सर। ग्राफ कहता तो हाँ जी, सर हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये रिलेशन में सर डिग्री उसकी 1 है, अल्फा स्क्वायर t बाय 2 में सर उसकी कांस्टेंट टर्म को अगर छोड़ दें तो t की, तो सर वो हमेशा लीनियर इक्वेशन में वो स्ट्रेट लाइन। रिलेशन तो तभी बनाओगे ना, छोड़ क्यों दे उसको? क्यों छोड़ना है? मतलब रीजन क्या है? व्हाई यू वांट टू लीव दैट? क्या दिक्कत है अल्फा के साथ आपको? हम क्यों छोड़ें उसको? कोई रीजन भी तो होना चाहिए ना। हम छोड़ दें, पर छोड़ दें चलो, रिलेशन प्रोपोर्शनैलिटी आ गई, प्रोपोर्शनैलिटी आ गई है, रिलेशन तो नहीं बनाना अल्फा को छोड़ दिया तो। सर कर्व कैसे बना एक्सटी ग्राफ? ग्राफ ध्यान से पढ़ो भैया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एक्सटी ग्राफ यही था। मैंने 5 या 6 ग्राफ कराए थे, वो भी नहीं अभी तक आप रट पाए कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एक्सटी कैसा बनेगा, वीटी कैसा बनेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी का एक्सटी वीटी कैसा बनेगा। अगर आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हो एक्सटी कर्व मैंने क्यों बनाया, मतलब आप पढ़ नहीं देते उस घर में। कोई रीजन नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, एक ही रीजन है, आपने पढ़ा नहीं। अगर आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछो कि एक्सटी कर्व क्यों बनाया मैंने, 11th क्लास है, मेहनत करनी पड़ेगी। 10th की तरह तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर 1.5 आवर की क्लास लगती है तो आपको घर में जाके इसको पढ़ने के लिए 1.5 आवर तो मिनिमम चाहिए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए और भी टाइम चाहिए। 10th वाला सिस्टम खत्म हो गया कि एग्जाम डेज में पढ़ोगे और नंबर आ जाएंगे। मैं ना एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन देता हूँ, चाहे मेडिकल वाले समझ लो चाहे नॉन मेडिकल वाले। जलंधर में सीबीएसई के लगभग 30 स्कूल्स हैं जहां पे +2 है। 11th 12th में नॉन मेडिकल या मेडिकल की क्लासेस चलती हैं।
इंक्लूडिंग पंजाब बोर्ड के जो अच्छे वाले जगह हैं, मतलब पंजाब बोर्ड के भी कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो हम 30 मान के चलते हैं। वैसे 50 के आसपास है, 30 आर गुड इनफ। अगर आप अपने स्कूल में फर्स्ट आते हो तो देयर इज नो गारंटी कि आप जलंधर के भी टॉपर हो सकता है जलंधर में आपका 30th रैंक है, या हो सकता है 30th के भी पीछे हो, से 40-50 जलंधर में आपकी ये पोजीशन बनती है स्कूल में टॉप करके भी, तो जलंधर में हो सकता है आप टॉप 50 में आ जाओ अगर आप स्कूल के टॉपर हो तो। मतलब कोई हो सकता है इसमें से फर्स्ट भी हो, इन्हीं में से कोई फर्स्ट भी होगा, बट दैट इज रफ कैलकुलेशन। जलंधर जैसी इंडिया में जलंधर की पॉपुलेशन वाली देयर आर रफली 740 सिटीज। तो आप देख लो आप इंडिया में कहाँ स्टैंड करते हो। स्टेप बाय स्टेप राइज करना पड़ेगा। पहले अपने बैच में फर्स्ट आना शुरू करो, अपने स्कूल में फर्स्ट आना शुरू करो, सिटी में फर्स्ट आना शुरू करो, फिर आप कहीं स्टैंड करते हो कि आपको नेशनल कॉलेज मिलेंगे। एम्स में तो सीट्स ही कितनी है। एम्स दिल्ली की अगर मैं बात करूं मेडिकल की, जनरल कैटेगरी की 32 सीट्स हैं, और अगेन जलंधर जैसे 750 शहर हैं इंडिया में, तो मतलब हर सिटी का एक बच्चा भी नहीं जाएगा। पूरे पंजाब से एक या मैक्सिमम 2 बच्चे कभी कभार, नहीं तो पंजाब का एक ही बच्चा एम्स दिल्ली में जाता है, और वो भी किसी साल जाता है किसी साल नहीं जाता है। तो ये सुनने में सब बहुत आसान लगता है, हम IIT क्रैक कर देंगे। मतलब अगर आपको लगता है कि आप इंडिया के टॉप 2000 बच्चों में नहीं पहुंच रहे, तो आप तो भूल जाओ IIT की पीछे की सीट्स का क्या करना है। 7-8 हजार रैंक लेके उसका IIT करने का क्या फायदा। आपको फर्स्ट 2-3,000 का ही रखना है, और 2-3,000 में श्योर होना है तो पहले अपने सिटी में फर्स्ट आने की कोशिश करो कि जलंधर में आपसे अच्छी फिजिक्स किसी की ना हो, और उसके लिए पहले बैच में, कि अपने बैच में आपसे अच्छी फिजिक्स किसी की नहीं है, तब आप कह सकते हो कि मैं अपने बैच का फिजिक्स डॉन हूं। सो वो डॉन तो बनो पहले बैच के, बिकॉज इट्स अ वेरी टफ कंपटीशन। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन। यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है, एक एक सीट के लिए इतने लोग मेहनत करते हैं, ये कैसे निकालेंगे। अब सेकेंड पार्ट देखो, एवरेज वेलोसिटी फॉर बॉडी ट्रैवलिंग s मीटर ऑफ द पाथ। बॉडी एक इंक्रीजिंग वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, और बॉडी की जो वेलोसिटी है दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। बॉडी फर्स्ट s मीटर ट्रैवल करने में कुछ टाइम लेगी, तो मेरे को उन्होंने क्या कहा, मेरे को कहा कि एवरेज वैल्यू निकालो s/t की। यही होती है ना मीन वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। उन्होंने कहा फर्स्ट s मीटर के लिए एवरेज वेलोसिटी निकाल दो। कैसे निकालें s, कैसे निकालें s? अच्छा, मैं Sir, s को you- ऐसे लिख सकता हूँ, कांस्टेंट वेलोसिटी है कि वेरिएबल है? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? Yes, sir. Yes. अगर मैं आपसे पूछूं dx क्या है, dx इसमें क्या है? dx इज स्मॉल Small डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन Small स्मॉल टाइम। तो अगर मेरे को निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है t सेकेंड्स में, अल्फा स्क्वायर बाय 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ t dt A2/2 क्या आई? T²/2 एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? एवरेज वेलोसिटी में कितनी हो गई? α² T/4। अल्फा स्क्वायर t/4। अब ये देखो, ये मैं पहले कर चुका था, मैंने पहले, बिकॉज जब ये रिलेशन निकाला था ये वाला,
तो मैंने s की वैल्यू पहले एक बार ही निकाल ली थी कि टाइम t सेकेंड्स में डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर बाय 4। मैं किसी और वे में भी सोच सकता था। मैं अगर इसका VT ग्राफ बनाता, तो इसका VT ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन बनना था। एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट Displacement. कितनी आएगी वो? हाफ इनटू अल्फा स्क्वायर First टी। one. यही आ रही है। यस सर। Yes, मैं sir. इसको काइनेमैटिकल इक्वेशन से भी कर सकता था। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? अगर v की वैल्यू है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 0. एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ओ यार क्या कर रहा है, 0 एक्सेलरेशन अल्फा स्क्वायर Alpha square. Alpha अल्फा स्क्वायर बाय 2 u0 ut प्लस हाफ ये रिजल्ट, ये सारे रिजल्ट कोई भी मेथड लगाओ आंसर तो सेम ही आना चाहिए ना। तो हर केस में डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4 और एवरेज वेलोसिटी इज अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4 बाय टी, तो अल्फा स्क्वायर टी बाय 4। समझ में आया? देखो कैसे किया। कोशिश किया करो एक से ज्यादा मेथड आपको आता हो हर क्वेश्चन को करने का। नॉर्मली आपको VT ग्राफ दिया होता है या मैंने V और X में ग्राफ दे दिया। आपको दिया पार्टिकल इज मूविंग अलोंग x एक्सिस एंड इट्स वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ इज एज शोन। वेलोसिटी टाइम नहीं दिया मैंने, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ दिया। Is the acceleration of particle increasing, decreasing or remains constant? कांस्टेंट। पार्टिकल की एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है या कांस्टेंट है? क्या लगता है देख के? अगर आपको 4 ऑप्शंस दिए हो, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, कांट बी प्रेडिक्टेड, तो क्या लगता है एक्सेलरेशन का? बोलो। सर इंक्रीजिंग भी हो सकती है और कांस्टेंट भी हो सकती है। अच्छा, इंक्रीजिंग भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है। दो कैसे हो सकती हैं यार? दो कैसे हो सकती हैं? आंसर सर तो एक चाहिए ना। हाँ जी बोलो। क्लियरली पता नहीं ना लग रहा। क्लियरली पता नहीं लग रहा। देखो इतना अच्छा ग्राफ दिया मैंने, देख के पता चल रहा है। अच्छा, इसकी स्लोप क्या होगी? मतलब जैसे हम xt ग्राफ की स्लोप लेते हैं dx बाय dt वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं उसकी स्लोप dv बाय dt और वो एक्सेलरेशन, इसकी स्लोप क्या होगी? dv by dx. सीवीबीटी है। dv बाय dx। बेसिकली मैथ्स में स्लोप का फॉर्मूला होता है dy बाय dx, कि y एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी प्लॉट की है और जो x एक्सिस पे की है, तो dy बाय dx इज द स्लोप। तो इसमें स्लोप है dv बाय dx। स्लोप कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है। Constant. स्लोप कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? Constant.
एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन कैसे? दिशा, क्या रीजन आपका? व्हाई इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन क्यों? मतलब फिजिक्स में रीजन, लॉजिक, मैथमेटिकली किसी वे में तो प्रूफ करना पड़ेगा ना। सर मैथमेटिकली किया है, मतलब मैंने रैंडम वैल्यूज ले लिए से। वो अच्छे मेथड नहीं होते। हिट एंड ट्रायल नहीं करना कभी फिजिक्स में। ऐसे रैंडम वैल्यूज लेके चेक करते हैं, वो गलत मेथड होते हैं हमेशा। बिकॉज जो आपके पेपर बनाते हैं ना, वो बहुत ही स्मार्ट लोग हैं, उनको पता है आप कहाँ गलती करोगे और आपको वहीं फंसाएंगे वो। ये सबको समझ आ रहा है कि इसकी स्लोप dv बाई dx है और वो कांस्टेंट है, यस सर। है ना? तो एक काम करते हैं, मैं इसको लिखता हूँ कि इसकी स्लोप को डील करते हैं हम। इतना सबको समझ आ रहा है? इतना क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? v minus u V minus u upon d. चलेगा? यस Yes, sir. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Yes, sir. यस सर। फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। यस सर। Yes, sir. dx बाई dt क्या होता है? V. वी V. dv बाई dx से स्लोप, ये तो कांस्टेंट 0। कांस्टेंट है। ये x के साथ बढ़ रहा है, कम हो रहा है? सर इंक्रीज। बढ़ Increase. रहा है। So we say as v increases with x increasing, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। सो आप ये रिलेशन को रट भी सकते हो। देयर इज अ वेरी कॉमन रिलेशन जो काइनेमैटिक्स में यूज होगा। a को dv बाई dt भी लिख सकते हो, a को v dv इंटू dx भी लिख सकते हो। और ये यूज किया हमने पहले कहाँ पे? सर So the थर्ड equation S derived. N. जब हमने v स्क्वायर माइनस यूज करे से करो 2as ड्राइव किया था। क्लियर सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ जी। सर स्लोप वेरिएबल का ग्राफ कैसे होगा? क्या? स्लोप वेरिएबल स्लोप का मतलब होता है जहां पे कर्व बने। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है स्लोप कांस्टेंट है। दिस इज एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। एनसीईआरटी का ये two towns A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every t minutes. तो ये दिया है कि A and B दो स्टेशंस हैं, दोनों से हर टी मिनट्स के बाद एक बस निकलती है, A से B और B से AB। फिर हमें दिया एक साइकिलिस्ट है जो 20 किलोमीटर पर आवर से A to B जा रहा है। notices that bus goes past him every 18 minute in direction of motion। उसको हर बार एक बस हर 18 मिनट्स के बाद A से B जाने वाली एक बस ओवरटेक करती है, और हर 6 मिनट्स के बाद उसको एक बस मिलती है जो B से A आ रही है।
he crosses a bus every 6 मिनट, मतलब B से A आने वाली बस उसको हर 6 मिनट के बाद मिल रही है, A से B जाने वाली 18 मिनट्स के बाद मिल रही है। तो हमने बताना है व्हाट इज द टाइम पीरियड T ऑफ बस सर्विस एंड विद व्हाट स्पीड डू द बसेस प्लाई। हमें दिया बस सर्विसेज आफ्टर एवरी T मिनट्स, तो T कितना है और बस की स्पीड कितनी है। क्वेश्चन समझ आया? से आप Yes. अपनी सिटी से किसी और सिटी जा रहे हो, साइकिल पे जा रहे हो, से जलंधर से लुधियाना जा रहे हो, जलंधर से आने वाली बस आपको हर 18 मिनट के बाद क्रॉस करती है, लुधियाना से जलंधर आने वाली हर 6 मिनट के बाद एक बस मिल रही है। तो हमने बताना है बस की स्पीड कितनी है और कितने टाइम के बाद बसेस चल रही हैं। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। सो 9 minutes. ऐसे देखो, सर आंसर 9 minutes है। आंसर नहीं पता, लेट मी चेक। Yes, 9 minutes. जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? Sir, B. -20. रिलेटिव डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? ये बस ने साइकिल से बीटी डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल करना है और कितनी देर में किया है? 18 मिनट्स में। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। For bus coming from opposite direction, relative speed कितनी हो जाएगी? B plus 20. B plus 20. और कितनी देर में VT डिस्टेंस कवर कर लिया? 6 मिनट्स। by 6. सो V की वैल्यू आ गई 40। So 9 minutes और स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। सो आपको बस ये दो इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए, इसलिए ये देखो, ये समझ में आ रही है? तो इक्वल स्पीड से निकली। बस तो इक्वल स्पीड से ही है ना, ये भी। सर क्वेश्चन में गिवन है कि इनकी इक्वल स्पीड्स है। टू टाउन्स A and B are connected by regular bus service। हाँ, वो सेम लेनी पड़ेगी अपने आप, बिकॉज उन्होंने कहा है assumed constant दोनों के लिए, उन्होंने मतलब एक ही वेलोसिटी निकालने के लिए कहा है। अदरवाइज उन्होंने कहना था फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बसेस कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शंस। अभी एक और ग्राफ, x वर्सेस 1/v का ग्राफ। पहले हमने vx किया था, अब x वर्सेस 1/v का ग्राफ दिया है। हमने बताना है टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम 3 to 15 मीटर।
मतलब इस एक्सेस पे 1/v दिया है, इस एक्सेस पे x दिया है, तो x इज इक्वल टू 3 मीटर्स है। इस पॉइंट से यहां तक जाने का टाइम बताना है कितना। x और 1/v में ग्राफ दिया है। जब x की वैल्यू 3 है तो 1/v की वैल्यू 2 है, जब x की वैल्यू 15 है तो 1/v की वैल्यू 8 है। हमने बताना है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 3 टू x इज इक्वल्स टू 15। आपने 9th या 10th में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 9th और 10th? पढ़ी है या नहीं पढ़ी? सर लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। सुना है इक्वेशन कभी? सर नो। नो सर। नहीं सुनी ना? उसका मतलब जो मैंने आपको ग्राफ के नोट्स भेजे थे वो आपने पढ़े नहीं। उसमें सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही लिखी हुई है मैंने, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। पैराबोला की भी लिखी थी और स्ट्रेट लाइन की भी लिखी थी। वो इसीलिए लिखी थी बिकॉज आपने शायद मैथ्स में ना पढ़ी हो। कभी भी स्ट्रेट लाइन बनेगी तो y और x कोऑर्डिनेट में ये रिलेशन होता है, m इज स्लोप, c को हम कहते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब y की वैल्यू जब x 0 है। इस केस में स्लोप कितनी है? इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप कितनी है? सर 2/3। स्लोप मतलब tan थीटा। तो स्लोप कितनी है tan थीटा की वैल्यू? 2। 2। y कोऑर्डिनेट इसमें कौन सा है? x, m की वैल्यू 2, x कोऑर्डिनेट है 1/v। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनी, x और v में रिलेशन आ गया मेरे पास। c निकालना है अगर मेरे को, तो मैं एक चीज कर सकता हूं। मैं कहूं जब x की वैल्यू 3 है तो 1/v कितना है? 2। 2। अगर ये दोनों वैल्यूज मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं सर माइनस। तो मेरे पास x और v में रिलेशन आया। यहां तक देखो पहले, क्लियर है? अभी बेसिकली मैथ्स किया मैंने, अभी फिजिक्स के पार्ट पे आया नहीं। इतना ठीक है? यस। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यस सर। चलेगा? यस सर। हो गया Yes. सॉल्व? इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड्स को। x वेरीज फ्रॉम 3 to 15, टाइम वेरीज फ्रॉम 0 to t। t निकालना है हमने। इस साइड की इंटीग्रेशन तो t आ गई, इसको सॉल्व करके देख लो क्या आता है। Physics is a game, you have to play with equations. सर हमने टाइम को 0 to t कैसे ले लिया?
बिकॉज हमने मान लिया कि जब वो यहाँ पे है, बेसिकली मेरे को यही निकालना है ना, इस पॉइंट से यहाँ तक जाने का टाइम, तो यहाँ टी इधर T1 T2 कर लो, ये T1 या T2, तो T2 माइनस T1 बताना है कितना, तो मैंने 0 और T ले लिया T1 T2 की जगह। सो आपको पहले ग्राफ जो दिया था वहां से x और v में रिलेशन निकालना था। एक बार ये x और v में रिलेशन आ जाएगा, फिर इंटीग्रेट करके यू कैन फाइंड द टाइम। बिकॉज ये कौन सा रिलेशन है, देखो ये मैं सेकेंड टाइम यूज कर रहा हूँ आज की क्लास में। ये कौन सा रिलेशन है, डिस्टेंस Vx डिस्प्लेसमेंट्स वेलोसिटी, और मैंने इससे रिलेशन कौन सा निकाला है, xt xt। तो बिकॉज हमें v और x का ग्राफ दिया था, पहले vx रिलेशन निकालेंगे, वहां से xt आ जाएगा, उसके आगे फिर जो भी पूछा होता, vt पूछा होता तो एक बार ही हम इसको डिफरेंशिएट कर देते, at पूछा होता एक बार और डिफरेंशिएट कर देते, बट यू कैन डू दैट। पर ग्राफ से, बिकॉज हमें 1/v और x का ग्राफ दिया था, वहां से vx रिलेशन ही निकल सकता, और कोई नहीं निकल सकता। इसमें देखो कुछ नहीं आ रहा समझ, तो मिनट से ऊपर करना। इसमें देखो कुछ नहीं आ रहा समझ, तो क्लियर है सबको? सर इसमें लिमिट्स पुट करके बताना, वो x+1। मैं क्यों पुट करूं, x की इंटीग्रेशन क्या होती है? यार मेरे से ना स्पून फीडिंग कभी एक्सपेक्ट ना करना, मतलब मैं बिल्कुल स्पून फीडिंग के फेवर में नहीं होता। मेरा काम है आपको डायरेक्शन दिखानी, वहां पे देखना क्या है ये आप खुद देखोगे। x की इंटीग्रेशन x²/2, dx की इंटीग्रेशन x²/2 + x आ गया, उसके वैल्यू पुट कर दो 3 और 5। मैं अगर स्पून फीडिंग कर दूंगा ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखाना शुरू कर दूंगा, आपको अभी बहुत खुशी मिल सकती है कि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, सब कुछ खुद करके दिखा रहा हूँ। आपकी फिजिक्स इंप्रूव नहीं होगी उससे। आपकी फिजिक्स तभी इंप्रूव होनी है जब आपने क्वेश्चन खुद से करने हैं सारे। मैंने एक मेथड बताया, अभी तो मैं आपको 3 मेथड करके दिखा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं एक ही कर दूंगा और बाकी तो आप खुद किया करोगे। 2 या 3 में भी लॉज ऑफ मोशन में कई बार मैं बोलूंगा कि एक ही क्वेश्चन दूंगा, बोलूंगा इसको 5 मेथड से करके लाना। सो फिजिक्स इंप्रूव तभी होगी जितना काम आप खुद से करोगे। मेरे करने से तो मेरी इंप्रूव हो जाएगी, और मैंने अब क्या करना है करके, मेरी तो एज भी नहीं रही, एलिजिबल भी नहीं हूं मैं एंट्रेंस देने के। आपको फिजिक्स इंप्रूव करनी है। सो इसका आंसर निकाल के देखना, और एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, accelerates at a rate alpha. A body starts from rest, accelerate at a rate alpha, and then retards at a rate beta to come to rest. And then retards at a rate beta to come to rest. Total time of journey is capital T. Total time of journey is capital T. Find the maximum velocity acquired by the body and total distance traveled by the body for complete journey. क्वेश्चन समझ में आया? कि जैसे आपके पास मान लो एक ट्रेन है जो 2 स्टेशन के बीच में ट्रैवल करती है। पहले वो एक्सेलरेट करती है एट अ रेट अल्फा, किसी मैक्सिमम वेलोसिटी तक जाती है, फिर ब्रेक्स लगाते हैं और अगले स्टेशन पे वो रुक जाती है। तो हमने बताना है उसने मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी एक्वायर की और उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। सो ये क्वेश्चन करके देखना है, एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट। इसका जो रिजल्ट आएगा उसको रट्टा भी मार देना। तो इसको पहले PDF सेंड कर देना। कर दूंगा। सो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे। थैंक यू सर।
थैंक यू सर।